अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी मॉड्यूल 13 पे। इससे पहले हमने आपके साथ 12 मॉड्यूल शेयर कर ली है और 12 मॉड्यूल के अंदर जितना कुछ अभी हमने पढ़ चुके हैं वो सारा का सारी एप्लीकेशन आपको मॉड्यूल 13 के अंदर नज़र आएगी। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि 12 मॉड्यूल की एप्लीकेशन 13 मॉड्यूल के अंदर आपको नज़र आएगी। ये मॉड्यूल के अंदर करना क्या है, इसके लिए मैं अभी आज आपको साथ साथ पीडीएफ भी दिखाऊंगा। लीजिए हम पीडीएफ के ऊपर आ गए हैं। पीडीएफ सबसे पहले आपसे मैं थोड़ी बात करूं कि फाइनल अकाउंट्स क्या है। जिस तरह हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी वो पढ़ी क्यों थी, वो इसलिए पढ़ी थी कि हम किसी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट्स मींस के डिफरेंट स्टेटमेंट बना सकें। अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स से में कितनी स्टेटमेंट्स आती हैं, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्यों कहते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अदर इनकम्स भी इसके अंदर आ रही होती, तो इस वजह से कहा जाता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स। ठीक हो गया जी। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अभी नहीं बनाएंगे, इसके अंदर अपने पहली दो स्टेटमेंट पे रहेंगे मॉड्यूल 13 के अंदर। और फिर चौथी स्टेटमेंट वो कौन से? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैंने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा इनका जिक्र किया था, लेकिन इंशाल्लाह अगर स्कोप में हुई, इस सिलेबस के स्कोप में हुई तो ज़रूर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ है नोट्स फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 स्टेटमेंट है। ये बनाने के लिए जितने भी हमने पापड़ बेले हैं अभी तक, मीन्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, वो सारी इनके लिए पढ़ी है। और इसी से हमें पता चलता है कि बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, बिजनेस कुछ प्रॉफिट बना रहा है नहीं बना रहा, एसेट बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ये स्टेटमेंट्स हमें बता रही होती हैं। अच्छा जी, अभी आपको समझ लगे कि फाइनल अकाउंट से क्या मुराद है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं किसी बिजनेस के थे। अभी हमने क्विकली हमने इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला देखना है। अच्छा, एक भी इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो क्या है कि जनाब इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसको फॉर दी रिपोर्टिंग पीरियड बनती है, फॉर दी रिपोर्टिंग पीरियड बनाई जाती है। मीन्स के जैसे आपको कहा जाता है कि ईयर 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। आपको कहते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा और 30 जून 2026 तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला जो पीरियड है इसको अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे पीरियड के लिए बनती है, इसके लिए लिखा जाता है फॉर दी, वो मैं आपको आगे जाके फॉर दी पीरियड एंडेड ऑन, ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन देख लें आप। इक्वेशन होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने इनकम और एक्सपेंसेस पे फोकस करना है। ठीक है जी। कहाँ से निकलेंगे इनकम और एक्सपेंसेस, कहाँ से लेके आएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। वक्त आने पे सारी चीज़ें वन बाय वन दिखाई जाएंगी। आगे जी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टिंग पीरियड के लिए बनती है और बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट के लिए बनती है। मेरे कर्सर पे ज़रा नज़र रखा करें आप। ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सारी है, बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिपोर्टिंग डेट के लिए बनती है। रिपोर्टिंग डेट मीन्स एक डेट पे। जैसे आप अगर मेरे एसेट का अंदाज़ा करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कहेंगे आपके एसेट क्या हैं, तो मैं जिस डेट आप पूछेंगे मैं उस डेट का बता सकूँगी जी आज की डेट के ऊपर मेरे पास मेरे ये एसेट्स हैं। थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या है मामला चल रहे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने ये 2 चीज़ें जिस तरह देखी थी, बाकी 3 चीज़ें बच गई। याद होगा मेन हेड हमारे 5 ही थे। अब रिमेंबर दिस इक्वेशन के आगे जो लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, बाकी 3 चीज़ें यही रहेगी थी। तो ये विल बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और ऊपर जो है बिकम दी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो हमने ये वाला और ये वाला दोनों इनको कैलकुलेट करते हुए नज़र आएंगे आप। ठीक है, मैं कैलकुलेट करूँगा और आप देख रहे होंगे, फिर एग्ज़ाम में आप करेंगे और इंस्ट्रक्टर आपको देख रहे होंगे। सही है। ये एक जो सर्कल सा बना हुआ है, गोल चक्कर जो है जिसको अकाउंटिंग साइकिल लिखा हुआ है, ये हमने वो याद होगा कि सेकंड या थर्ड मॉड्यूल के अंदर हमने इसको देखा था और उस टाइम मैंने कहा था कि ये तो बहुत अर्ली इन्होंने शो कर दिया। देखें 13 मॉड्यूल के अंदर हम इस जगह पहुंचे हैं। क्या है? सबसे पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट था,
हम चीज़ें बेचा करते थे, याद होगा आपको, चाय की पत्ती कभी बेचे थे, कभी कुछ बेच देते, कभी साबुन बेच देते थे। तो उसकी एंट्री कर लेते जर्नल से एंट्री निकाल के लेजर में, लेजर हमारा रजिस्टर था आपको पता, जहाँ पे हमारे अकाउंट्स मेंटेन किया करते थे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस हमने अभी रिसेंट मॉड्यूल के अंदर किया, ट्रायल बैलेंस, फिर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आ गए, और इसके बाद हमारा साइकिल कंप्लीट, अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट। अच्छा जी, आज की जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल की हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो बनानी है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस ऐसा बिजनेस जिसका मालिक एक ही बंदा हो, ठीक है जी। जैसे गली मोहल्लों की आपकी दुकानें जो हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटर है, और देखा होगा आपने, लिखा होगा प्रोप्राइटर फलां, ठीक है, नाम भी लिखा होगा। सोल प्रोप्राइटर होते हैं ये एक ही बिजनेस जिसका एक ही बंदा मालिक हो, ठीक है। नॉर्मली ये बिजनेस बड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अकेले अकेले बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अक्सर आपकी एग्जांपल आपको इनकी गली मोहल्लों में और छोटी छोटी जो बिजनेस होंगे उनमें आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम जिक्र करते आ रहे हैं, तो ये स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट होगा ट्रायल बैलेंस से, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस आपको पता है, लेजर से अकाउंट्स हमने उठा के, क्लोजिंग बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल दिए थे। अब ट्रायल बैलेंस को हमने केयरफुली देखना है, बड़े ध्यान से रीड करना है। ध्यान से रीड करके क्या निकालना है, वहाँ से निकालना वही है जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आगे मैंने आपको लिखा दिखाया था कि इसमें जैसे बैलेंस शीट में मैं आपको कहा था इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, तो इस तरह हमने मार्क कर देने। ये जो आईलो वर्ड है, आईलो, ठीक है, AIELO, आईलो वर्ड जो है, जिसमें ये है जी एक्सपेंस, ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, ए फॉर एसेट, एल फॉर लाइबिलिटीज एंड ओ फॉर ओनर्स इक्विटी। ये हमने जो ट्रायल बैलेंस के आइटम होंगे उनके आगे लिख देंगे। अच्छा जी, क्या लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, क्या करना है, इसका हम अभी ट्रायल बैलेंस ले लिया है, और यहाँ से हमने ये समझे कि हमारा 13.1 वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो इस मॉड्यूल का मेजर क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आपने देखा होगा, ऐसा आपको ट्रायल बैलेंस नज़र आता है अक्सर, ठीक है, आपने देखा होगा। अब ये ट्रायल बैलेंस वो जो हमने अब इतने सारे जो आइटम है, इतने सारे आइटम को हमने पहले मार्क कर लेना है कि इनमें से कौन सा एसेट है, कौन सी इनकम है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी ओनर इक्विटी है, ऐसे सारे करके हमने ना इनके आगे मार्क कर लेने। अब मार्क किए हुए इसने, ठीक है, वो हम देखते हैं। पहले एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है, हर जो भी ट्रायल बैलेंस होता है उसके नीचे ये सारा, ये जो इतना सारा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह का मटेरियल दिया होता है। ये मटेरियल क्या होते हैं, देखो ट्रायल बैलेंस हमने बनाए डिफरेंट अकाउंट से उठा के सारे ट्रायल बैलेंस फाइनल कर लिया। बाद में जब चीज़ें फर्दर आप चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखें, आप जैसे जी आप कहते हैं कि कोई एसेट मिस हो गया आपका, कोई गलत एंट्री हो गई, ठीक है, जब एंड में अकाउंट सारे चेक करते हैं तो आप ये नहीं करते रबड़ पकड़ी और रेज कर करके सेट कर रहे हो, रेज कर करके सेट कर रहे हो, ये नहीं होता। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर एंड में जब होता है तो ये वाले इस तरह के पॉइंट्स निकाले जाते हैं, पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ इन पॉइंट को फिर ये जो ऊपर हमने डाटा लेके आए हैं डिफरेंट लेजर के अकाउंट से, ठीक है, आपको पता है कि ये सारी जितने भी लेजर के फिगर आपको नज़र आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के, इनके पीछे हर एक के पीछे एक लेजर का अकाउंट है। ये आप ये ना कह दीजिए कि सर नहीं हमें तो याद ही नहीं है, भूल गए, मेहरबानी कीजिएगा, अभी ये ना कह दीजिएगा, अभी तो हमने बैलेंस शीट बनानी है, अभी तो हमारे पास पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये ना फिर एडजस्टमेंट की जाती है इनकी। एडजस्टमेंट क्या की जाती है, मतलब क्या मकसद इसका, अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि जी आपने ये पहला पॉइंट है ये, ठीक है, आप इसमें ये कह रहे हैं कि जी अभी करेंगे अभी जस्ट मैं आपको तमहीद बांध रहा हूँ, ठीक है, परेशान हो ये कि ये अभी किधर से बीच में से शुरू कर लिया है, आईलो ही करेंगे, पहले आईलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है जी, आपने लिख रहे हैं जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर बिल्डिंग के 5% आपने चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिर जी आपने फर्नीचर के लिए एक्स्ट्रा, फिर आप नीचे कुछ बता रहे बातें, सारी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये ना सारा यहाँ तक जो है ना मामला, ये यहाँ तक मामला क्लोज हो गया कि जो डाटा उसने देना था वो डाटा उसने यहाँ तक दे दिया। अभी इसके बाद ये देखिए ट्रायल बैलेंस ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर भी ट्रायल बैलेंस था। अभी स्टेप मार्क आईलो वाला जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे AIE करते रहो, ज़रूरी नहीं है।
मीन्स कि इससे आसान हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा डाटा उठाना। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर बैठ के ये लिखते रहो और सारा टाइम इस पे लगा दो। आपकी स्किल है, अगर नहीं लगाना चाहे तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें अब हम ये ट्रायल बैलेंस है, वही वाला ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। हमने ये ना यहाँ पे हर आइटम को पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आइटम है ये क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, ऑनर इक्विटी है या कंट्रा अकाउंट्स है। ये अभी सबसे पहले आप मेरे साथ मिल के इनको ना आइडेंटिफाई कर लो। बस मेरे कहने में कर लो ना आइडेंटिफाई, अब छोड़ो, कर लेते हैं मिल के, नहीं मूड, वो कर लेते हैं। चले जी आए, एक मिनट रुके तो सही, करने तो दें, चले करते हैं, एक मिनट कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, देखिएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी और आप बैठ गए दोबारा। चले जी कंटिन्यू करते हैं, पहले आइटम को पकड़ते हैं। वही टेबल है, कुछ नहीं किया होगा मैंने। ये ए ई आई ओ ये मैं बताता हूँ कैसे आ गया, ठीक है। देखो जी, पहले पढ़ते हैं। कैश इन हैंड, वो पैसा जो आपके पास है, आपका एसेट होता है ना, ये लिख दिया, ठीक है। कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा वो भी आपका एसेट होता है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर को हमने क्या कहते थे, ये डेबिट साइड के नेचर के होते हैं, वो आपके एसेट होते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 20x8, ये आपका एक्सपेक्ट है। अभी हम में पहले कहते आ रहे हैं, ये जो हाईलाइट किए ना, ये समझाने वाले हैं, मैंने पहले हाईलाइट कर दिए। अब स्टॉक हम कहते हैं, स्टॉक हमारा एसेट है, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंस। इस पे बात करते हैं। हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें वो क्या कह रहा है। एक मिनट, आपको मैं एक लम्हे के लिए आपको ऊपर लेके चलूँगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी 31 मार्च 20x9 की वो ईयर जो एंडेड हो रहा है 31 मार्च 20x9 के ऊपर, उसकी मुझे बैलेंस शीट बना के दो, मुझे उसकी इनकम स्टेटमेंट बना के दो। तो इट मीन्स कि ये जो फिगर है ये 2008 का है। तो अगर 31 मार्च उधर क्लोज हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ से 1 अप्रैल पे ही स्टार्ट हो रहा है हमारा साल, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे, एंड वहाँ पे हो रहा है, तो इस साल की बनानी है। तो याद रखिएगा कि जो आप स्टॉक वो होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग गुड्स होती है ना, जो हमने बेचनी होती है, वो सारी गुड्स जो ट्रेडिंग गुड्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका साल के एंड पे जब क्लोज कर रहे होंगे वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि वो आप सामान बेच चुके होंगे, वो आपका पड़ा थोड़ी होगा, और आपका वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर हमारे एसेट है। डेप्रीसिएशन एफ एंड एफ जो है ना, फर्नीचर एंड फिक्चर लिखा उसने, परेशान ना होइएगा। डेप्रीसिएशन कंट्रा अकाउंट है किसका, एसेट का कंट्रा अकाउंट होता है ना, ठीक है, इसमें से माइनस ए लिखा हुआ है। कंट्रा अकाउंट यही होता है ना कि अपने ओरिजिनल अकाउंट को डिक्रीज कर रहा होता है, माइनस ए लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये ना समझिए कि ये माइनस जो गलती से डल गया है, ये माइनस ए गौर करने जहाँ जहाँ माइनस है। इक्विपमेंट में कोई भी एसेट है आपका, ये आपने देखना है 16,000 का एसेट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ क्या आइडेंटिफाई करना है। अगर तो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, खाली अमाउंट लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये वाली जो है ये कॉस्ट वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ख़रीदा था एसेट, ठीक है। अगर जैसे इक्विपमेंट है, इधर ये अमाउंट लिख दी है और इधर भी कुछ ना कुछ बता रहा है, और एसेट के फ़ौरन नीचे आपको वो डेप्रीसिएशन नहीं दे रहा, ठीक है, डेप्रीसिएशन का फिगर नहीं दे रहा, सही है। और तो आप इसका मतलब उसको समझ लें कि आपकी ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अच्छा, सॉरी गलत हो गया, उल्टा बोल गया हूँ कि फर्नीचर के फ़ौरन बाद अगर आपको डेप्रीसिएशन देता है तो वो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे ख़रीदा था, ये जैसे इसका ये डेप्रीसिएशन है। अगर जैसे ये इक्विपमेंट है और इसकी डेप्रीसिएशन उसने नहीं दी नीचे, डेप्रीसिएशन उसने यहाँ पे लिखी है, मीन्स देखें एक तो है इसने नीचे दी, ये यहाँ पे लिखी हुई, एक है उसी ही बॉक्स के अंदर लिख दी, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क क्या है, इस केस के अंदर ये जो प्राइस होगी इसको कहेंगे ये NBV है, नेट बुक वैल्यू है ये वाली, ठीक है, और ये इसकी डेप्रीसिएशन है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी एसेट की, 20,000 का एसेट है ये, सही है। ये थोड़े डिफरेंस है, नोट करते जाइए। अच्छा, बिल्डिंग कॉस्ट देखें, बिल्डिंग कॉस्ट इधर लिख दी उसने, डेप्रीसिएशन लिखी कहीं नहीं लिखी ना, इट मीन्स ये वही है, कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, मोटर कार देखें, फिर उसने ये किया
कि यहाँ पे कुछ बॉक्स के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया, कॉस्ट इधर दे दी, तो इधर फिर ये क्या दे दिया इसने, वही बात, NBV नेट बुक वैल्यू यहाँ दे दी इसने और कॉस्ट इधर दे दी। ये काम आती है ना भी, दोनों चीज़ें आएंगी काम। अच्छा जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स ज़ाहिर है हमारे लाइबिलिटी होते हैं। 12% लोन फ्रॉम भुट्टा, लोन जो होता है हमारा वो हमारी लाइबिलिटी। 12% लोन का क्या मतलब है, भुट्टा से हमने लोन ले लिया, वो 12% क्या, इसका मतलब ये है कि भुट्टा से हमने जो लोन लिया वो उसके ऊपर 12% हमने उसको इंटरेस्ट देना है, उसके साथ तय पाया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड प्रोविजन वाले जितने अकाउंट से कंट्रा अकाउंट है, ठीक है जी। अब कंट्रा अकाउंट हो गया ये, तो कंट्रा अकाउंट डिक्रीज करेगा एसेट को, ठीक है। अब बैड डेट्स किसका कंट्रा अकाउंट होता है, डेटर्स का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डेटर के लिए बनाई होती है, मीन्स के बैड डेट्स के लिए बना होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो मीन्स कहाँ ये ऑपोजिट किसके होते हैं, डेटर्स के, ठीक है। प्रोविजन भी उसके लिए बनती है और बैड डेट्स भी उसका ही होता है, ये दोनों चीज़ें उसको कम कर रही होती है ना। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होता है अकाउंट होता है, तो ये भी कंट्रा अकाउंट है, सही है। परचेज एक्सपेंस होता है हमारा, परचेज रिटर्न आपको पता है, परचेज रिटर्न कंट्रा अकाउंट है परचेज का। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों कंट्रा अकाउंट है। अच्छा, अभी सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट फॉर गोडाउन, मतलब गोदाम जो होता है ना उसको गोडाउन कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा, अब इससे ये हमें क्लियर नहीं हो रहा कि भुट्टा ने लोन हमसे लिया और उसने हमें इंटरेस्ट दिया या हमने भुट्टा को इंटरेस्ट दिया, वो इसको आप एक लम्हे के लिए भूल जाए। आप ये ना कहिए नहीं जी इधर तो भी आ गया। मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब से आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप इसको देखें कि डेबिट साइड की एंट्री है कि क्रेडिट साइड की एंट्री है, ठीक है। अब इंटरेस्ट के साथ जब डेबिट आएगा तो इट मीन्स हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस उससे ही होता है जब हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो इस वजह से ही हमने इंटरेस्ट दिया है भुट्टे को 2700 रुपये। रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। और रेट एंड टैक्सेस भी देखें कि ये क्या चीज़ है, मतलब अगर परेशानी हो रही है तो आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखनी है। डेबिट साइड पे पड़ा हुआ तो इट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ठीक है, वो डेटर साइड पे हमारा एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमारी क्या इनकम होगी, क्रेडिट साइड पे पड़ी हुई। फ्रेट ऑन परचेजेस डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड्स, जब आप सामान खरीदते हैं कुछ तो उसको कहते हैं कि जी जो सामान किराया लेता है ना, रेडी वाला जो किराया लेता है घर तक छोड़ने का, रिक्शे वाला किराया लेता है, वो समझो कैरेज इनवर्ड्स है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स सेलिंग का एक्सपेंस होता है, ठीक है। आप जब चीज़ कोई आपको कहे कि मेरे घर तक आपने पहुंचा दे, तो आप अपनी जेब से रक्षा करवा के तो अपना सामान उसको बेच दें, तो ये कैरेज आउटवर्ड है। ड्राइंग आपको पता है कैपिटल अकाउंट का कंट्रा अकाउंट है, डेबिट साइड पे पड़ा हुआ तो आपने माइनस वो लिख लिया इसका। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपीरियंस प्रीमियम। अब फिर यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर डेबिट क्रेडिट देखें, डेबिट साइड पे एंट्री पड़ी है तो इट मीन्स के हमारी ये एक्सपेंस है। जनरल ऑफिस एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं, बैंक चार्जेस एक्सपेंस होते हैं, मोटर कार एक्सपेंसेस एक्सपेंस होते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ओनर इक्विटी होती है। तो जनाब यहाँ पे ये सारे मामला क्लोज हो गए और देखिए हमने इक्वल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि प्लस माइनस की तो गलती यहाँ पे नहीं है, ठीक हो गया। हमने सारे मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद अभी आ जाते हैं हम सबसे पहले इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर। ये टेबल अब क्या करना है इसका, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं टेबल को। सबसे पहले ये मैंने मुझे साथ साथ अभी क्या करना पड़ेगा, स्लाइड्स भी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मुझे स्लाइड्स ज़रा ओपन करने दें। अच्छा जी, ये जो अभी सबसे पहला ये पॉइंट है, इसकी हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ये वाला डेप्रीसिएशन वाला। इसके लिए हमने करना क्या है, हमने इसके लिए जाना टेबल के ऊपर। ये आपके सामने टेबल आ गया है। अभी टेबल मुझसे आप समझ लें कि इसमें क्या हो रहा है। अभी जो पहला पॉइंट था जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता वो कह रहा था कि जितने भी एसेट्स हैं आपके पास सबका ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। वो एसेट के उसने नाम भी दिए। अब टेबल बना के हमने कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे करनी है, वैसे हमने डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट की है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे करनी है, सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए जी, नेम ऑफ एसेट्स लिखे जी, फर्नीचर और फिक्चर्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और मोटर कार। ये जो परसेंटेज है 10% इसका करना है, और मेथड कौन सा, RPM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इक्विपमेंट का क्या करना है, 15% स्ट्रेट लाइन के ऊपर करना है। बिल्डिंग का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर 5% लगाना बिल्डिंग का। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है पर ईयर की, मतलब फॉर द ईयर की, जिस साल के लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसी साल के लिए कैलकुलेट हो रही है।
मोटर कार के ऊपर 20% RBM लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए। इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, कॉस्ट ओपनिंग मीन्स के कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। हमने कॉस्ट प्राइस कहाँ से ली वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी स्विच करते हैं हम यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। सबके एक बार एसेट देख लें जी। ये एक फर्नीचर फिक्चर का ये था, ठीक है। अब वो जो मार्क वाला मैं उस पर हम इस पे आ गए। अच्छा जी, अभी देखें सबसे पहले फर्नीचर फिक्चर 25,000, फर्नीचर फिक्चर के नीचे कॉस्ट प्राइस इस पे इतने पे खरीदा था, 2500 लिख लिया, 25,000 लिख लिया। इसकी डेप्रिसिएशन 3600 यहाँ से उठाई। एक आइटम मैं आपको पूरा कर देता हूँ, बाकी देख लीजिए। इक्विपमेंट का 16 प्लस ये वाला कॉस्ट ओपनिंग, इसकी मतलब कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस चाहिए होती है ना जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा। ये जो डेप्रिसिएशन है तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, जो पिछले सालों से चली आ रही है, हमने इस साल की कैलकुलेट करनी है। बिल्डिंग कॉस्ट 60,000, ठीक है। 60,000 आगे एक और नोट आएगा, जो हम नोट में हम दिखा रहे थे, जो पहला पॉइंट हम कर रहे हैं उसी में नीचे 30,000 इसका यूज़ कर रहा है मालिक अपनी किसी दूसरे काम के लिए, पर्सनल रहाइश के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से 30,000 लेंगे, वो आगे एडजस्ट हो जाएगा, आपको दिखा दूंगा। मोटर कार 30,000 कॉस्ट दी हुई है। अभी हमने दोबारा इस पर चलते हैं और देखते हैं जी कि यदि 25,000 उठाया हमने, उधर से 20,000 उठाया और 30,000 उठाया और 30,000 उठाया, वही बात बिल्डिंग के 30,000 क्यों लिखे हैं? 60,000 की थी वैसे बिल्डिंग, लेकिन 30,000 की बिल्डिंग वो मालिक किसी और काम के लिए यूज़ कर रहा है, सही है। इस वक्त बिजनेस का वो हिस्सा नहीं है। एडिशन देखनी है साल के दौरान, एडिशन जो हुई है वो हमने नोट्स उसके देखने पड़ेंगे, वो आपको नोट्स में दिखाता हूँ। अब यहाँ से चीज़ें पूरी करते हैं जी। 5% वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बिल्डिंग पे लगाना है, मैंने 5% से लिखा था। और फर्नीचर एंड फिक्सर पर 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है, लिख दिया वहाँ पे। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1400 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिट टू सेल अकाउंट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी ये जो 1400 की बात कर रहा है, इसके अंदर वो उसने 1400 का बेच दिया, ठीक है। मीन्स के जो हमें टोटल प्राइस उसने दी हुई थी फर्नीचर की, उसके अंदर हम उसने ये डाला हुआ था इसके अंदर, और ये 1400 का ये बेच दिया। बाकी देख रहे एडिशन इस साल कुछ नहीं हुआ फर्नीचर के साइड, तो बाकी बच गया ये 25,000 में से 23,000, 1400 निकला, 23,000 आ गया, ठीक हो गया। अभी दूसरी देख ले, फिर कह रहे जी ऑफिस इक्विपमेंट, ये जो है ना, बट द सेल प्रोसीड वर स्ट्रॉन्गली क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम देखेंगे इसको, ठीक है। सेल्स अकाउंट में कर दिया, हालांकि ये इसमें नहीं आना, तो सेल्स अकाउंट से क्रेडिट करेंगे बाद। ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15% स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑफिस इक्विपमेंट को लगाना है 50% स्ट्रेट लाइन लगाना है, ठीक है। परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 4,000 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। खैर, जो परचेज को रॉन्गली डेबिट हुआ उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन टाइपराइटर 4,000 का खरीदा, तो टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर में 4,000 की एडिशन कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट एडिशन कर देंगे 4,000 की, क्योंकि इस साल खरीदा हमने, ठीक है जी। अभी देखते हैं आगे। फिर जी मोटर कार बाय 20% उसने लगाना एडिटिंग, और फुली डेप्रिसिएटेड मोटर कार ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या हुआ, इतना 5,000 का एसेट हमारा कम हुआ। कार 5,000 की कार सिर्फ, किसी ने मंगवानी है तो बताइएगा, ये बड़ी सस्ती कारें बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी दो चीज़ें थी, एक तो ये देख लेना कि एक तो ये हुआ कि ओरिजिनल कास्ट सोल्ड की, प्रोसीड ऑफ 1,000, ये इसको छोड़ दें, ये इसको देखते हैं। 1,000 वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कि जो बेची थी वो उसकी सेल्स अकाउंट में चलेंगी, हालांकि उसमें नहीं जाती। अच्छा, फिर आखिरी क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मोटर कार वाज परचेज ऑफ, उधार पे 10,000 की मोटर कार खरीदी, मतलब कार खरीद ली उसने 10,000 की, सस्ते ज़मानों की बात कर रहा है, ठीक है। तो दो एंट्रीज और आ गई कि हमारे मोटर कार के अंदर टोटल ये थी 10,000 की नहीं खरीदी और 5,000 की उसने बेच दी। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं एसेट्स का, ठीक है। 25,000 में 1,400 निकले, ये आ गया रेड, मीन्स ब्लैक वाले को जमा करें, ये आ गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट का मतलब था माइनस 10 30 और 10 40, और 5,000 निकले 35,000, ठीक है जी। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कहाँ से उठानी है, जो कि मैंने आपको उसके अंदर टेबल के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कहाँ से उठाई है। अच्छा, ये देखिए जी, फर्नीचर फिक्चर की उसने दी है 3600, और इक्विपमेंट की उसने दी है 4,000, और बिल्डिंग और कॉस्ट की उसने नहीं दी हुई। मोटर कार की उसने दी है, नहीं दी, उसने कैसे निकालनी है, 30,000 कॉस्ट है और NBV ये है, तो 10,000, इसका मतलब 30,000 माइनस
20,000 10,000 रुपये की इसकी डेप्रिसिएशन है। तो हम वापस चले जाते हैं और ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। ठीक है जी, 4,000 10,000 ये आ गया। डिस्पोजल 5,000 की कार उसने बेच दी थी। ठीक है जी, 5,000 की कार जब बेची तो फुली डेप्रिशिएटेड भी थी वो, तो 5,000 का डेप्रिसिएशन भी कम हुई, क्योंकि डेप्रिसिएशन ने कम होना है अकोमुलेटेड में से। ठीक है, अकोमुलेटेड में थी ना इसकी प्राइस पड़ी हुई, वहाँ से माइनस होनी है। सही है जी। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन क्या बन गई, अब देखें। अच्छा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो मैंने कैलकुलेशन में डाल दी है इसके अंदर। यहाँ तक ये जो डिस्पोजल ऑफ एसेट तक, यहाँ तक जो डाटा हमने जितना भी देखा है, ये कुछ नहीं किया हमने, जस्ट डाटा एंटर किया है। अभी हम मकसद क्या था सारा डाटा डालने का, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करना। देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास टोटल एसेट जो जिस डेट पे हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे हमारे एसेट कितने थे, ये सारे रेड में वो हमारे एसेट की कॉस्ट प्राइस शो हो रही है। फिर ये जो ब्लैक वाले नंबर्स हैं, ये जिस दिन हमने स्टेटमेंट बना रहे उस दिन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मीन्स के पिछले सालों की जो चली आ रही है वो वाली है। और डिस्पोजल जो है कोई एक आध एसेट जो अब तक बिक उस डेट तक बिक चुका है, ये वो वाला है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फर्नीचर और फिक्चर की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके जाएंगे। अच्छा, ये देखें क्या लिखा हुआ मैंने, एसेट माइनस क्या है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मल्टीप्लाई किसे किया 10% से। ठीक है, अभी क्यों किया ऐसे, वो इसलिए किया है कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है वो एनबीवी के ऊपर काम करता है। ठीक है, प्रीवियस एसेट की प्राइस और जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, दूसरे के अंदर आपको 24,000 में से हमने 4,000 माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, वो इस वजह से नहीं किया कि जो ये है कॉस्ट प्राइस एसेट की टोटल एसेट जो हमारे पास है, और ये है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं निकालता कॉस्ट प्राइस एसेट की, वो एक ही बार पहली डेट को एसेट की वो कैलकुलेट कर लेता है प्राइस डेप्रिसिएशन की क्या होगी, रेट क्या होगा, और उसी पे चलता है। तो मीन्स के 24,000 को हमने सीधा 0.15 जो दिया उसने, उसे मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। सही हो गया जी। इसी तरह हमने बिल्डिंग का फिगर ही है क्या, इसके अंदर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, सिंपली हमने ये वाला लगा दिया नंबर। ठीक हो गया, 1500 आ गया। मोटर कार का थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ तक तो 35,000 जो है उसके एसेट की प्राइस है, इतने हमारे एसेट थे जिससे हमने बैलेंस शीट या डेट शीट वो इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे। डेट शीट कहाँ से आ गई। अच्छा जी, 30,000 का पहले से था, फिर 10,000 की इजाफा हुआ, फिर ये इजाफा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये 10,000 जो अकोमुलेटेड ओपनिंग वाली थी, ये यहाँ तक हम रुक गए, और 5,000 का एसेट क्योंकि बेचा था उसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देनी है। तो बचा क्या हमारे पास 35,000 और ये 5,000। ठीक है, 5,000 डेप्रिसिएशन से निकलेगी। ठीक हो गया जी। तो 35,000 माइनस 5,000 क्या हो गया यहाँ तक। ठीक है, 30,000, और ये 2% 20% 0.2 मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। सही हो गया जी। अच्छा जी, अभी ये सारे क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएंगे हमारे पास, ये देख लें आप एक बार। तो अब जब हमने सारों को कैलकुलेट कर लिया, तो अभी रेड जो है, रेड कॉस्ट ये वाली, ये एनबीवी थी पहले तक की। ठीक है जी। अभी हमने यहाँ ये मीन्स के ये कॉस्ट प्राइस चले लगा लें, ये कॉस्ट प्राइस थी और ये पहली डेप्रिसिएशन ये थी। अब न्यू वाली अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी ये बन गई। ठीक हो गया। कैसे बनी, 3600 प्लस 2,000 करके मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, अभी ये कॉस्ट एसेट की, ठीक है, और ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ये क्या आया है, जितना भी फर्नीचर हमारे पास पड़ा है वो है 23,600 का, और जितना भी फर्नीचर है उसकी डेप्रिसिएशन है 5,600 की, और हमारे पास अभी जो बैलेंस शीट बना रही उस साल के एंड पे हमारे पास एसेट की जो वैल्यू रह गई है वो 18,000 है। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप इस पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह मामला आपका हल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुलाकात होती है और बाकी के पॉइंट्स क्लियर करते हैं इसके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।